रहे हैं, बहुत अच्छे हो सर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं भाई गद्यखंड। गद्यखंड का पढ़ने वाले अपन भक्तिन चैप्टर। अरे भाई साहब मस्त चैप्टर है ये। भक्तिन चैप्टर अपना गद्यखंड चालू हो गया है ना। अपन ने शायद चार या तीन चैप्टर अपन ने पद्यखंड के कर लिए हैं, और अब करेंगे अपन गद्यखंड के चैप्टर है ना। गद्यखंड के 2-3 चैप्टर आपको सलंग पढ़ाऊंगा मैं। आज भक्तिन चैप्टर में आप लोगों को सब कुछ क्या मिल जाएगा। भक्तिन चैप्टर में आज आपको मैं पूरी की पूरी समरी यानी कि पूरा का पूरा सारांश दूंगा मैं आप लोगों को। आई होप कि आप लोग रीडिंग कर करके आए होंगे। रीडिंग करके नहीं आया तो बेटा मेरी क्लास से अभी के अभी निकल जाओ, ठीक है। मैं पहले बोल चुका हूं तुमको, गद्यखंड की रीडिंग तुमको करके आनी। देखो पद्यखंड में क्या होता है, पद्यखंड में तुमको मैं सब कुछ हिंदी समझा देता हूं लाइन बाय लाइन, लेकिन इस गद्यखंड की तुमको रीडिंग करके आनी पड़ेगी और फिर इसकी समरी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। गद्य मानता हूं कि एनसीईआरटी में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लैंग्वेज होती है, लेकिन हाँ उन्हीं लैंग्वेज को सरल करके मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है। तो भक्तिन चैप्टर एक बहुत बढ़िया चैप्टर है। भक्तिन चैप्टर एक बहुत अच्छा चैप्टर है मेरे भाई, और इसमें तुमको बहुत मजा भी आने वाला है। भक्तिन की स्टोरी थोड़ी इमोशनल भी है, थोड़ी अच्छी भी है, आपको बताऊंगा मैं। एक भक्तिन नाम की लड़की थी, है ना, एक भक्तिन नाम की लड़की थी। बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। किसने लिखी है, महादेवी वर्मा ने लिखी है। महादेवी वर्मा ये रही भाई, जिनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक युग की, मतलब आज के युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा बहुत अच्छी कहानी एक लेखिका है ना। इन्होंने काव्य संग्रह भी लिखे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया काव्य संग्रह इन सबके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास को। आप लोगों को अच्छे से समझना है। भूल गए रीडिंग तो अब रीडिंग जो बच्चे भूल गए, ये चैप्टर मुझसे पढ़ने के बाद रीडिंग कर लेना एक बार, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपको इसके एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे यहीं पे मिलेंगे, नो वरीज, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं इनके जीवन परिचय से लेके लेखिका परिचय। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये आपको पूछा जाता है, पिछले कुछ सालों में आया भी है। साहित्य रचना समाज सेवा के क्षेत्र में महादेवी वर्मा का बहुत बड़ा आदरणीय स्थान है। हिंदी साहित्य में रेखा चित्र और संस्मरण विधा को आगे बढ़ाने में इनका अनुपम योगदान रहा है। संस्मरण क्या होता है, संस्मरण का मतलब होता है अपने जीवन की कोई एक घटना का चित्रण करना। जो हमारा भक्तिन चैप्टर है वो एक संस्मरण है। क्या है, रेखा चित्र संस्मरण है। रेखा चित्र मतलब उन्होंने चित्रों के माध्यम से और अपनी यादों को बताया है भक्तिन चैप्टर में, ठीक है। बड़े बड़े संवेदनाओं का मार्मिक दर्शन किया है। ये छायावादी युग की नारी संवेदना में मंडित कवित्री है। छायावादी कवित्री, ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को, है ना। इसके बाद बढ़ते हैं, इन्होंने कविताओं में आंतरिक वेदना और पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। कि इन्होंने अपनी कविताओं में अपने अंदर की पीड़ा वेदना बहुत अच्छे से प्रकट की है ना। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, जिससे वो इस लोक से परे अवेक सत्ता की ओर अभिमुख दिखाई दी गई है, ठीक है। इसके बाद इनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और निधन 1987 में इलाहाबाद में हुआ था, समझ रहे हो। पैदा कहां हुए थे, फर्रुखाबाद में। इनकी प्रमुख रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, निहार, निर्जा, रश्मि, सांध्यगीत, दीपशिखा और यामा। यामा इनका काव्य संग्रह है। तुम देखो सब लड़कियों के नाम है, निहार, निर्जा, रश्मि, है ना, दीपशिखा, ये सब इनके भाई रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट। यामा इनका काव्य संग्रह है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्मृति की रेखाएं, ये किनकी है, बहुत बार पूछी गई है। स्मृति की रेखाएं किनकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद भी और है इनकी आपदा, और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय पुरस्कार तथा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेखक की लेखिका परिचय में जो जो चीज इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी है। छायावाद युग की है, ठीक है। ये संस्मरण रेखा चित्र इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। जन्म 1907 यूपी में हुआ, 1987 में इनका मरण हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। निहार, निर्जा, रश्मि, दीपशिखा, संध्या, सांध्यगीत, यामा इनका काव्य संग्रह है। इसके बाद इंपॉर्टेंट स्मृति की रेखाएं, संस्मरण रेखा चित्र आपको यहाँ पूरा मैंने बता दिया। पद्म भूषण है ना से भी इनको, ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। बस इतनी चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और ये लेखिका परिचय इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इस चैप्टर की। इस चैप्टर की पूरी समरी आप लोगों को यहाँ पर तुम्हारे निक्कू भैया लेकर के आ गए हैं, तो किसी बात की दिक्कत कौन नहीं मेरे भाई। कहाँ गया वो, एक तो चश्मे में दिखता भी नहीं मुझे, हाँ ये रहा। चलिए भाई पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। बड़ी कहानी है, थोड़ी सी अच्छी कहानी, मतलब तुम लोग समझोगे तुमको कहानी अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। बढ़िया सरल भाषा में समरी लेकर आया हूं मैं। क्या बोल रहे हैं कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र। क्या हो गया, अरे पेन को क्या हो गया, हैंग हो गया, नहीं हुआ, हाँ। तो क्या है, एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर महादेवी वर्मा ने अपनी बचपन की यादों को, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जब कोई भी लेखक यादों को लिखता है इन चित्रों के माध्यम से, तो इनको बोलते हैं रेखा चित्र। संस्मरण मतलब होता है अपनी यादों को लिखना। तो महादेवी वर्मा ने अपनी ही कहानी लिखी है। उनके जीवन में एक व्यक्ति थी भक्तिन, उनके बारे में लिखा है। पहले हम समझेंगे भक्तिन कौन थी, भक्तिन के साथ क्या हुआ, और भक्तिन महादेवी वर्मा से कैसे मिली।
समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से, सभी का ध्यान यहीं पे होना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा मैं आगे कहानी बता रहा हूं कि भक्तिन, जिसमें लेखिका ने अपनी सेविका, भक्तिन जो थी लेखिका की एक सेविका थी, मतलब उनके घर पे काम करती थी, उनके रूप में रहने वाली एक ग्रामीण स्त्री के जीवन के बारे में, उसके संघर्ष, उसका स्वभाव, उसके गुण और उसके कमी, मतलब अच्छाई और कमी अपने साथ, उसके आत्मीय संबंध का बहुत ही सुंदर विवरण किया है। मतलब बेसिकली भक्तिन का महादेव वर्मा के साथ कैसा संबंध था उसका विवरण किया है। ये बेसिकली ओवरव्यू है, ये इस चैप्टर का ओवरव्यू पढ़ रहे हैं हम कि क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है हमको, ठीक है। और बहुत ही जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है, मतलब कि एकदम जिंदा चित्र, रियल कहानी उन्होंने बताई है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मीन, यानी लक्ष्मी था, ये इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मीन था, लक्ष्मीन बोलू या लक्ष्मी एक ही बात बोलू। इनका जो पिताजी ने नाम रखा था वो क्या था? लक्ष्मी था। उसके जीवन और उसके नाम में ही एक प्रकार की विरोधाभास दिखाई देता है। मतलब इसका नाम लक्ष्मी था लेकिन इसके पास लक्ष्मी नहीं थी। भक्तिन का नाम लक्ष्मी था लेकिन वो बेचारी एक तरीके से गरीब परिवार से थी, तो इसका नाम इसके बेसिकली व्यवहार के विरुद्ध था, मतलब कि उल्टा था, क्योंकि इसके नाम लक्ष्मी था लेकिन इसके पास पैसा नहीं था। तो भक्तिन नाम किसने दिया था लक्ष्मीन को? महादेवी वर्मा ने भक्तिन नाम दिया था। क्यों? क्योंकि जब भक्तिन महादेवी वर्मा के पास आई थी तो वो एकदम सर उसने मुड़वा लिया था और कंठी माला, तुलसी की माला पहन रखी थी अपने गले में। तो वो गले में तुलसी की माला, साध्वी जैसे कपड़े पहने हुए थे, उस चीज को देख करके महादेवी वर्मा ने भक्तिन का नाम भक्तिन रखा था, यानी लक्ष्मी का नाम भक्तिन रखा था। समझ में ही मेरी बात? यहां बताया था क्योंकि लक्ष्मी नाम समृद्धि का प्रतीक है, जबकि उसका अपना जीवन अभाव, संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था। लेखिका ने उसके गले में पड़ी कंठी की माला और उसके धार्मिक स्वभाव को देख करके भक्तिन नाम दिया था। उसे यह नाम इतना पसंद आया कि वह अपने पुराने नाम की अपेक्षा इसी नए नाम से पहचाने जाने लगी और उसमें प्रसन्न होती थी। यह आपको ओवरव्यू बता दिया कि भाई ये चीज था कि भक्तिन एक महादेवी वर्मा के यहाँ पे सेविका की तरह काम करती थी, लेकिन उसके पहले का जीवन क्या हुआ भक्तिन के साथ वो पढ़ेंगे हम अब, कि भक्तिन के साथ एक्चुअली में हुआ क्या। स्टार्ट करते हैं। भक्तिन का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा हुआ था, बहुत ज्यादा संघर्ष करें। उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था, है ना। उसका पालन पोषण उसकी सौतेली माँ के वातावरण में हुआ था, इसकी सौतेली माँ थी उसके वातावरण में हुआ था, ठीक है। मतलब कि इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उसके पिता उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, समझ रहे, उसके पिता उसके बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। भक्तिन जब इतनी सी थी, जरा सी थी, तभी उसकी मम्मी चली गई थी, है ना। सौतेली माँ ने इनको पाला पोसा, इसके पिता इसको बहुत ज्यादा प्यार करते थे, ठीक है। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां उसके पक्ष में नहीं थी, कि इनका जो भक्तिन का परिवार था या लक्ष्मी का जो परिवार था वो उनके पक्ष में नहीं था। वो उनको कुछ न कुछ बोलता ही रहता था, उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था उनका परिवार। बहुत कम उम्र में ही उसका विवाह कर दिया गया था। इस प्रकार जिस उम्र में उसको खेलना और पढ़ना चाहिए उसी उम्र में उसे विवाह और ग्रस्त जीवन की जिम्मेदारियों में डाल दिया था। उसका विवाह एक संपन्न गोपालक, मतलब जिनका क्या था बेसिकली गोपालक, मतलब जो गाय ढोर थे जिनके पास, उसके उसमें हुआ था। उसके ससुराल में पशु, खेत और खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था जीवन था। भक्तिन ने इसी वातावरण में धीरे धीरे अपने जीवन को ढाल लिया था। भक्तिन जब 9 वर्ष की थी तभी उसका गोना कर दिया गया था। गोने का मतलब क्या हुआ? ससुराल भेज दिया गया था, गोना कर दिया गया था। गोना मतलब क्या होता है? ससुराल में उसको भेज दिया गया था। चलिए साथ साथ में आपको इसकी एनसीईआरटी भी बताई देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, ठीक है। देखो मैं एनसीईआरटी भी आप लोगों को यहाँ पे एनसीईआरटी से रुक भी करवा देता हूँ। बेसिकली तुम लोग फिर बाद में बोलोगे सर कुछ बताते नहीं हो आप। एनसीईआरटी में भी साथ साथ पढ़ा देता हूँ, वरना तुमको ऐसा लगेगा कि तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ के आए नहीं हो सर, तो पता नहीं बस समरी पढ़ा देते हैं। तुम क्या है, तुम बोल देते हो बेटा, तुम्हें शर्म थोड़ी ना आती किसी चीज की, है? क्यों करे शर्म? नहीं, क्यों करे शर्म, है नहीं बेटा। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं अपन, भट दिना से हो जा बेटा डाउनलोड। चलो खुल जा मेरा सिम। देखो यहाँ पे आप लोगों को बढ़िया तरीके से बताया गया है, गद्य खंड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ बेसिकली लिखा तो वही है, लेकिन थोड़ी क्या कहते हैं थोड़ी सी कठिन भाषा में लिखा है, ठीक है। अब समझते हैं मेरे भाई। अब भक्तिन का सिस्टम था, यहाँ पर आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। भक्तिन बहुत समझदार है बापड़ी, ठीक है। हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा करने वाली भक्तिन बोला गया है। चलो भक्तिन के बारे में यहाँ पर अब चालू होएगा मेरे भाई। हाँ देखो यहाँ पे लिखा है जब वो 9 वर्ष की थी, यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे बच्चे इस चीज को ध्यान देंगे लाडले, है ना। यहाँ पे लिखा है कि जब भक्तिन जब 9 वर्ष की युवती का गोना कर दिया। गोने का मतलब होता है उसको ससुराल भेज दिया था। उसकी बेसिकली क्या करती थी? शादी करती थी। वो कहाँ रहती थी बेटा? एक तरीके से वो हांडिया गांव में रहती थी। हांडिया गांव कौन से? हंडिया गांव में रहती थी वो, हंडिया गांव में रहती थी, ठीक है। और 5 वर्ष की आयु में देखो उसकी क्या करती थी, एक तरीके से 5 वर्ष की आयु में उसकी शादी फिक्स कर दी थी और 9 वर्ष में वो गोना गई थी। गोना मतलब कि उसके पति के यहाँ पर पहुंच गई थी वो, समझ रहे हो। और एक तरीके से
इतनी जल्दी उसका ब्याह भी कर दिया गया था, ये बात ध्यान रखना। झूसी गांव में रहती थी। कौन से गांव में रहती थी, तो यहाँ समझ लो, आप लोगों को इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। भक्तिन झूसी गांव की थी। 5 वर्ष में उसकी शादी फिक्स कर दी थी और 9 साल में उसका गोना कर दिया था। गोना करने का मतलब क्या है कि वो ससुराल में पहुंच गई थी, है ना। समझ में आ गई मेरी बात तुम लोगों को सही साथ तरीके से, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे से भी बता रहा हूँ, ठीक है। झूसी गांव में एक प्रसिद्ध सुरमा की इकलौती बेटी नहीं, विमाता की कविदंती बन जाने वाली ममता की छाया में पत्नी भी है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको कर दिया। और विमाता मतलब इसकी जो मम्मी थी, उसने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा था, ठीक है। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईशालु संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसे मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। समझो मतलब क्या हुआ आगे इसकी। भक्तिन के पिता उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उसकी मृत्यु की सूचना उसके समय पर नहीं मिल सकी। मतलब समझ रहे हो कि भक्तिन के पिता का जब डेथ हो गया तो उसकी वी माता जो थी, उसको वी माता मतलब सौतेली माँ थी उसकी, उन्होंने उसको सही टाइम पे नहीं बताया। बहुत देर बाद बताया कि भक्तिन के पिता भी मर चुके हैं, लेकिन भक्तिन के पिता उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सौतेली माँ के व्यवहार के कारण उसे अपने पिता के अंतिम समय में उनके पास पहुंचने का अवसर नहीं मिल पाया। जब उसे पिता की मृत्यु का पता चला तो वह मायके गई, लेकिन वहां उसके पिता के प्रेम की जगह उपेक्षा और कठोरता का उसको सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके जो घर वाले थे भाई साहब, वो उसको बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। वो उसके ससुराल में ही अच्छी थी, मतलब वो उसके मायके गई तो मायके में क्या होता है कि बेसिकली एक बेटी को मायके में सबसे अच्छा लगता है, लेकिन वहां पे उसका मायका उनके लिए खराब था, है ना। उसके पिता गुजर चुके थे और वापस अपने ससुराल चली गई। इस प्रसंग से भक्तिन के जीवन की वह पीड़ा सामने आती जिसमें एक लड़की अपने मायके में भी सुरक्षित और सम्मानित नहीं रह पाती है, कि बापड़ी अपने वहां पर भी क्या थी भाई, सुरक्षित नहीं थी। समझ रहे हो। अब जब वो गई बेचारी बापड़ी, तो मृत्यु की सूचना रोने पीटने के अपकश से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया, है ना। बहुत दिन से नेहर नहीं गई थी वो, तो जाकर देख के आवे कहकर पढ़ना उड़ाना सास ने उसे विदा किया। सास मतलब वो वहां से अपने मायके गई। मायके गई तो भाई एक तरीके से उसमें लगा, हाय लक्ष्मीनी तुम अब आई हो, इसके मतलब उसको लोगों ने बोलने लगे कि तुम्हारे पिता मर गए, तुम अब आ रही हो, है ना। और इस पर सहानुभूति दृष्टि से घर के ठेल ले गई। वहां ना पिता का चिन्ह शेष था, ना विमाता के व्यवहार में शिक्षा का लेश था, कि बेसिकली उसकी विमाता मतलब उसकी जो सौतेली माँ थी, वो भी अच्छे से उससे बात नहीं कर रही थी। उसके पिता तो थे ही नहीं बेचारी के। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी न पिए उल्टे पे ससुराल लौट पड़ी, कि वो उसके मायके से उल्टे पैर मतलब वापस क्या आ गई, अपने ससुराल में आ गई, ठीक है। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चीर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। अब बेचारी बापड़ी वो किससे बोलती, अपने पति से ही बोलती। अब वो ससुराल ही उसने अपने पति को बोला, गहने फेंक के एकदम चिढ़ गई ना, क्योंकि उसके पिता की लास्ट, उसके पिता से बहुत प्रेम करती थी बेटा। उसके पापा भी उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, उसके पापा ही नहीं रहे। अब उसके पापा के लास्ट टाइम पे उसके साथ भी नहीं थी, तो उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, तो अपने पति पर पूरा गुस्सा अपना निकाल रही थी, ठीक है। जीवन के दूसरे परिच्छेद में सुख की अपेक्षा दुख ही उसको ज्यादा मिला। जब उसने गेहूं रंग और बिटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण कर डाले, तब सास और जिठानियों ने ओंठ बिछाकर उपेक्षा प्रकट की। जब बेसिकली उसको क्या हुआ भाई, इसको उसको पुत्री थी, क्या थी बेटा, पुत्री थी। उसको 2 पुत्री थी भक्तिन को, ठीक है। और उसकी जो जिठानी थी, जिठानी समझ गए तुम लोग, जिठानी मतलब क्या होती है। जिठानी मतलब बेसिकली उसके पति के जो बड़े भाई थे, उसकी पत्नी। भक्तिन का जो पति था, उसके बड़े भाई की पत्नी होती जेठानी, और भक्तिन के पति के बड़े भाई को बोलते जेठ, मतलब ये छोटे थे, है ना। तो जेठानियों बेसिकली उन लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, समझो। ससुराल में उसका जीवन सरल नहीं था। जब उसके यहाँ बेटियां पैदा हुई तो सास और जेठानियों ने उसे सम्मान देने के बजाय उसे कमतर समझा, कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं अच्छी। उस समय ग्रामीण समाज में पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता था। समझ रहे हो कि उस टाइम पे वो गांव का ऐसा समाज था जहां पर पुत्र को, बेटों को ज्यादा तवज्जो दी जाती थी। समझ रहे हो। इसके बाद बढ़ते हैं। और पुत्री के जन्म को उतनी खुशी से स्वीकार नहीं किया जाता था, और जब बेटी पैदा होती थी तो लोग ज्यादा खुश नहीं होते थे। भक्तिन ने इस भेदभाव को सहते हुए भी हार नहीं मानी। वो अत्यंत मेहनत थी। वो घर गृहस्थी के साथ साथ पशुओं को, खेत को और दूसरे काम में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती थी, क्योंकि वो ग्रामीण एक गोपालक, उसका पति क्या था, गोपालक था, मतलब खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। उसके पास खेत, पशु, खेत खलियान, मतलब समझ रहे हो, ये सब थे। तो अपने घर का काम करने के साथ साथ अपने पति के साथ भी काम में हाथ बटाती थी। भक्ति ने एक तरीके से बहुत ज्यादा सीधी सादी अच्छी गुण वाली लड़की थी, है ना। पर उसके साथ बहुत कुछ गलत होते जा रहा था, क्योंकि उसके परिवार वाले भी उसके साथ नहीं थे। उसके जेठ जेठानियां भी उसके साथ ऐसी बेकार व्यवहार करते थे कि तुमको तो लड़की हुई है, तुम लड़का भी नहीं दे सकी इनको, ऐसा वैसा करके। और जेठानियों को लड़के थे, समझ रहे हो, जेठानियों को लड़के थे। अब समझो भाई, अब बढ़ते हैं आगे।
उसकी मेहनत और योग्यता के कारण परिवार की स्थिति मजबूत होती गई। इस प्रकार भक्तिन का चरित्र केवल दुख सहने वाली स्त्री का नहीं, बल्कि परिस्थितियों से संघर्ष करके अपने परिवार को संभालने वाली कर्मठ स्त्री का बनकर सामने आता है। कि बेसिकली बापड़ी वो एक तरीके से सबको, देखो लिखा है ना, जिठानिया बैठकर लोग चर्चा करती, उसकी जिठानिया बातचीत करती थी, उनके कलूटे लड़के, जो उनके काले लड़के धूल उड़ाते, वही मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती, मतलब घर के सारे काम करती। उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, उनकी छोटी छोटी लड़कियां भी उसके साथ काम करती थी, कंडे बनाती थी। जिठानिया अपने भात पर सफेद राब रगाड़ कर गाढ़ा दूध डालती, मतलब चावल पर दूध डालती और अपने लड़कों को दूध पिलाती है ना, मलाई उतार कर खिलाती थी। मतलब समझ रहे हो, जो उसकी जेठानी थी वो उनको अच्छा अच्छा खाना पीना उसके लड़कों को खिलाती थी, है ना। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। अब वो बेचारी चने बाजरे खाती थी उसकी लड़कियां, और जेठानिया की जो लड़के थे वो बढ़िया अच्छा खाना खाते थे। समझ रहे हो, इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार कुछ खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसकी पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। मतलब बेसिकली उनकी चुगली करना इनका यही काम था। समझ रहे हो, जेठानिया बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती थी। जेठानिया जो थी बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती थी उसके बच्चियों को, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके मतलब समझ रहे हो कि जो जेठानी का, जो उसकी जेठानी थी, उसका जो पति था वो बेसिकली वो ये सोचता था कि भाई ये बड़ी बाप की है ना। क्या सोचता था वो कि ये बड़ी बाप की है, और इसको क्या ही बोलूं मैं, इसको कुछ बोलता नहीं था वो। हाँ, समझे कि एक तरीके से क्या बोल रहा हूं मैं, कि वो उसकी जो जेठानी थी वो अच्छे बड़े बाप के घर की थी, तो उसके पति भी कुछ नहीं बोलता था कि हाँ भाई ये तो बड़े बाप के घर की, मेरा सब कुछ हो रहा है, दहेज वहेज मिला हुआ है। समझ रहे हो, इस प्रकार से भक्ति इनका जीवन था कि जब उसके पिता की मृत्यु हो गई, देखो पूरा मैंने सीन भी लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। उसकी बेटियां जरा जरा सी थी, वो घर के काम करती, समझ रहे हो, सारे काम करती थी। और इसकी जेठानी थी, ये जेठानी एकदम, ये ना सॉरी, ये इसकी विमाता थी, ये इसकी सौतेली माँ थी, और इसके घर वाले सब बोलते थे इसको कि तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। भक्तिन का पति उसे मेहनत और योग्यता को समझता था। भक्तिन का पति उसका बहुत अच्छा था, समझ रहे हो, भक्तिन का पति बहुत अच्छा था। उसका पति उसकी मेहनत को और उसकी योग्यता को समझता था। उसके साथ मिलकर उसे गृहस्थी को संभाला, लेकिन जीवन में भक्तिन को अधिक समय तक सुखी नहीं रहने दिया, है ना, कि जीवन ने भक्तिन को सुखी नहीं रहने दिया। उसके पति की भी मृत्यु हो गई। बेचारी बापड़े विकास कितना दुख, पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके पति की मृत्यु हो गई। अब बोलो, मतलब बिचारी के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष लिखा हुआ था स्टार्टिंग से। अब सिर्फ एक व्यक्ति था उसके जीवन में, उसके पिता के बाद उसका पति, जो उसको समझता था। अब वो भी एक दिन क्या हो गया भाई साहब, चला गया। समझ रहे हो कि देखो यहाँ पे लिखा होगा, चलिए, गाय भैंस खेत खलियान सारे काम वो करती थी, लिखा हुआ यहाँ पर। धूमधाम से उसने उसकी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरों से खेलते हुए 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। देखो यहाँ पे वही लिखा है कि वो 29 साल की थी, कितनी साल की थी, 29 साल की थी, तब उसका पति मर गया था, है ना। उसने उसकी बड़ी लड़की का विवाह कर दिया था, उसने उसकी सबसे बड़ी लड़की का विवाह कर दिया था, और पति उसका चला गया था। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, है ना, 36 वर्ष से अधिक हो गई होगी उसकी पति की। पर पत्नी आज उसे बुढ़ो कहकर स्मरण करती है। भक्ति सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी ना बूढ़ा गए होंगे। वो मतलब कि उनके पति को बोलती थी बुढ़ो, बुढ़ो कहती थी। उन्हें बुढ़ो ना कहना उनका घोर अपमान है, ठीक है, बुढ़ो कहना पड़ता है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठोतों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। मतलब अब क्या हुआ देखो, यहां समझो, यहां से भक्तिन का पति मर गया। अब भक्तिन का पति जैसे ही मरा तो उसके जेठ और जिठोतो थे, जेठ मतलब उसका पति का बड़ा भाई, और जिठोत मतलब कि उसके बेटे होन के मुंह में पानी भर आना, क्योंकि इनके हरे भरे खेत थे इसके पति के, मोटी ताजी गाय भैंस थी इनके पास, फल थे, मतलब खेती बाड़ी अच्छी थी, पूरी की पूरी भक्तिन संभालती थी। अब भक्तिन का पति जैसे ही मर गया तो भक्तिन के पति का जो बड़ा भाई होता है वो तो एकदम सर चढ़ गया कि भाई पति तो मर गया, ये सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। अब मतलब भाई के मरने के बाद, छोटे भाई के मरने के बाद बड़े भाई के पास तो मिलती है जायदाद पूरी की पूरी। फिर क्या हुआ, इन सबकी प्राप्ति तो संभव थी जब भैयू दूसरा घर लेती, है ना, पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंकायमान करते हुए कहा कि हम कुकुरी बिलारी न होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाब नहीं, तो तुम्हारे परचे की छाती पे हो रहा भजऊ हो राज कर, बस समझो रहो।
देखो ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया क्या बोला, लेकिन इसको हिंदी में बताता हूं मैं तुमको। ये बेसिकली अपने जेठ और जिठोतों से, मतलब कि जेठ से और उनके लड़कों से लड़ती थी कि नहीं ये हमने बनाया हुआ है, ये हमारा एक तरीके से किया कराया है, तुम इस पे कैसे आ सकते हो। देखो समझो, पति की मृत्यु के बाद उसने अपनी बेटी और घर की जिम्मेदारियों को स्वयं संभाला। वह आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों से घबराई नहीं बेचारी, बल्कि अपनी मेहनत और समझदारी से जीवन को आगे बढ़ाती रही। यही कारण है कि भक्तिन का चरित्र एक ऐसी ग्रामीण स्त्री के रूप में उभरता है जो परिस्थितियों से टूटने के बजाय उनसे लड़ना जानती है। भक्तिन के परिवार में उसकी बेटियों के जीवन से जुड़े प्रसंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी बड़ी बेटी के जीवन में भी कठिन परिस्थितियां आई और उसके विवाह तथा वैधव्य से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई। परिवार और समाज ने उसके जीवन का निर्णय अपने अनुसार करने की कोशिश की। विवाह के प्रश्न पर पंचायत का हस्तक्षेप हुआ। अब समझो इसमें क्या हुआ, पंचायत का हस्तक्षेप भी हुआ, तुमको समझाऊंगा क्या हुआ। और सामाजिक व्यवस्था ने लड़की की अपनी इच्छा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। इस प्रसंग के माध्यम से लेखिका ने यह दिखाया है ग्रामीण समाज में स्त्री के व्यक्तिगत जीवन और वैवाहिक जैसे महत्वपूर्ण निर्णयों पर उसका स्वयं का अधिकार नहीं होता है, कि लड़कियों को गांव में खुद की मर्जी शादी करने का व्यवहार नहीं होता है। सामाजिक दबाव स्त्री की स्वतंत्रता को नियंत्रित करते थे, कि समाज उनको दबाव करता था, है ना। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। मतलब समझ रहे हो कि उसको, उसने बोला कि मैं एक सुई की नोक भी नहीं दूंगी आप लोगों को। इससे अतिरिक्त गुरु से कान फूकना, कंठी बांधकर पति के नाम पर घी से चिकने केशों को समर्पित कर उसने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले करके उन्हें ससुराल पहुंचाया। उन्हें छोटी लड़कियों का भी क्या करा, बेसिकली उसको ऐसा लगा था कि भाई इस छोटी लड़कियों की तो मेरी शादी कर दूं, वरना मैं तो यहाँ पर मेरी जिंदगी में इतना दुख है, कम से कम ये तो सुखी रहे। तो उन दोनों की लड़की की शादी कर दी, छोटी लड़की की। और पति को चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। अब जो उनके बड़े दामाद थे, ये बात भी ध्यान देना, जो उनके बड़े दामाद थे, बड़े दामाद यानी कि जो उसकी बड़ी बेटी थी, सबसे बड़ी बेटी थी, बड़ी बेटी के जो पति थे उसको क्या करा उसने अपने साथ रख लिया। क्या कर लिया, साथ रख लिया भक्तिन ने। बड़ी जमाई मतलब बड़ी बड़ी बेटी का जो पति था उसको उसने घर जमाई बना के रख लिया, ताकि उसके घर में कोई मर्द नहीं था, एक तो रहे कम से कम। समझ रहे हो। अब समझना मेरे भाई, अब समझना आगे की कहानी। भक्तिन का जीवन केवल पारिवारिक समस्या तक सीमित नहीं था, उसने आर्थिक कठिनाइयों को भी आगे किया, है ना। उसने अत्याचार का भी उसको सामना करना पड़ा। खेती और लगान से जुड़ी परेशानियों के कारण एक समय एक ऐसा आया जब वह लगान नहीं दे सकी। बेसिकली इन्होंने लोन ले लिया था, है ना, और लगान मतलब टैक्स जो होता है, कर, ब्याज नहीं चुका पाई। जमींदार ने उसे दंडित करते हुए कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह घटना उसके स्वाभिमान और जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। लगातार अपमान मिला भक्तिन को, आर्थिक संकट पैदा हुआ, सामाजिक कठिनाई के कारण उसने गांव छोड़कर शहर में काम करने का निर्णय लिया, कि ये पूरा का पूरा गांव छोड़ देगी अपना और शहर में काम करेगी। उसके जीवन में एक नया मोड़ आता है और वही महादेव वर्मा के पास पहुंचती है। अब समझते मेरे भाई, यहां पर एक तरीके से यहां पर महादेव वर्मा के पास पहुंच गई है ना, यहां पर महादेव वर्मा के पास ये पहुंच गई है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं धीरे धीरे, इसमें पढ़ाता हूं, दोनों दोनों से साथ पढ़ना अपने को। अब क्या हुआ, घर जमाई बना के रख लिया। अब समझो, एक मिनट रुको यार, ये ऊपर नीचे हो गया क्या सीक्वेंस इसका। एक मिनट रुकना लाडले, एक मिनट रुक जा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, कंफ्यूज। ओके, ये भी ठीक है। यहाँ पूरे उनका ही बताया है ना, ठीक है। देखो समझो, अब यहां पर क्या हुआ, जहां तक स्टोरी मैंने आपको बताई है, ये करवाने का मैंने क्या किया कि यहां तक महादेव वर्मा के पास पहुंचती है, उसकी स्टोरी आपको यहां पर बताता हूं मैं। भक्तिन का दुर्भाग्य था, देखो यहाँ मैं इसलिए एनसीईआरटी लेके आया हूं कि इसमें वो समरी में कुछ कुछ चीजें नहीं है जो मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ बताने वाला हूँ, इसको राइट करना भी हाल। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। जो उसकी सबसे बड़ी लड़की थी, जिसको दामाद बनाकर घर जमाई रख लिया था, वो भी क्या हो गया, एक तरीके से उसका पति भी मर गया, उसकी बड़ी लड़की का पति भी मर गया, भक्तिन की बड़ी लड़की का पति भी मर गया। अब क्या हुआ, देखो कितना कितना दुख हुआ उसको, है ना। फिर क्या हुआ, और जैसे ही इसी से किशोरी से युवती होते ही, मतलब उसकी जो एक बेटी थी वो थोड़ी बड़ी हुई, जवान हुई, बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैयू से पार न पा सकने वाले जेठो और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने, जिठोत मतलब कि उसके जेठ के बेटों ने आशा की कि एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए एक जिठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लिया। मतलब जो उसका बेसिकली जेठ था,
जेठ जेठ में समझ गए, उसके पति का जो भक्तिन के पति का जो बड़ा भाई था, उसने अपने साले को बुला लिया तीतर लड़ाने के लिए। किससे तीतर लड़ाने के लिए? जो उसकी बड़ी बेटी जब विधवा हो गई, जब उसका पति मर गया, तो उससे तीतर लड़ाने के लिए उसने अपने साले को बुला लिया कि साला उससे तीतर लगा, मतलब उसको छेड़ेगा। एक दिन क्या हुआ, विधवा बहन के लिए बुला लिया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में हो रहता है। मतलब ये क्या बोल रहा था कि एक तरीके से अगर मान लो वह साला उसकी बेटी से ब्याह कर लेता, क्या कर लेता? ब्याह कर लेता, मतलब उसके जेठ का साला, उसके जेठ का साला जो था, उसके जेठ का साला उसकी बेटी से अगर ब्याह कर लेता, तो भक्तिन की सारी खेती बाड़ी, भक्तिन की सारी खेती बाड़ी, सब कुछ जमीन वगैरह किसके हाथ में आ जाती? किसके हाथ में आ जाती? इसके साले के हाथ में, और साले के हाथ में मतलब कि पूरे जेठ के हाथ में आ जाती। ठीक है, यही बोलना चाह रहे हैं। भक्तिन की लड़की भी मां से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोइयों का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं समझा कि भाई मेरे को नहीं करना है शादी। उसने साफ साफ मना कर दिया भक्तिन की बेटी ने, मतलब जो विधवा हो चुकी थी। यह प्रस्ताव जहां का तहां रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। मान न मान में तेरा मेहमान कहकर भाई साहब उनको किसी प्रकार से हटा दिया था। एक दिन क्या हुआ भाई, एक दिन भक्तिन अपने घर में नहीं थी। मैं तुमको एनसीईआरटी से पढ़ा देता हूँ, है ना। बाकी अभी तक की स्टोरी यहाँ से पढ़ूंगा, फिर जब भक्तिन महादेव वर्मा से मिलेगी तब स्टोरी में आपको उसमें से पढ़ाऊंगा। देखो समझो, ये थोड़ी एनसीईआरटी में से पढ़ाने वाली स्टोरी, वरना तुम लोग को क्वेश्चन जब आएंगे तब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो तुमको दिक्कत तो नहीं भाई, एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ, क्या ही होगी, कुछ नहीं होना चाहिए, समझो। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में, एक दिन उसकी माँ घर पे नहीं थी। किसकी? भक्तिन की माँ, सॉरी भक्तिन की माँ नहीं, भक्तिन उस दिन एक दिन घर पे नहीं थी और उसकी बड़ी बेटी अकेली थी उसके घर पे। क्या हुआ, उसके अनुपस्थिति में वर महाशय ने, मतलब उसके साले ने, बेटी की कोठरी में घुसकर वो उसके घर में घुस गया और उसके भीतर से द्वार बंद कर लिया। उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, एक तरीके से वो जो उसका साला था वो घुस गया उसके घर में। अब उसकी इससे छेड़छाड़ी करने लगा। अब बेसिकली उसको हाथ पांव मार दिए थे उसने, मतलब भक्तिन की लड़की भी कैसी थी, एकदम स्ट्रांग थी। उसने भी उसको 3-4 बार मार के उसको छुड़ाया और उसने कुंडी खोल के सारे गांव वालों को बुला लिया। मतलब उसके घर में घुस गया था ना वो। फिर क्या हुआ, तब क्या हुआ, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। पंच मतलब कि पंचायत वहां पर सारी की सारी आ गई। तीतरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया। अब उस टाइम उसके साले ने क्या बोल दिया उस लड़के ने कि इसने मुझे बुलाया था घर पर, ये अकेली थी तो। लो भाई, अब लड़कियों की कौन सुनेगा, गांव में नहीं सुनता भाई कोई लड़कियों की। फिर क्या हुआ, युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। उसने भाई साहब लिया, चाटा और पट्ट करके दिया कि मैंने बुलाया तेरे को। फिर अंत में दूध का सॉरी हाँ ये हो गया, अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी। भाई साहब गांव में पंचायत बैठी, सबने सिर हिला लाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया कि ये कलयुग आ गया भाई साहब। अपीलहीन फैसला हुआ, चाहे उन दोनों में से एक सच्चा हो दोनों झूठे हो, पर जब वे कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग का दोष परिमार्जन कर सकता है। उनने कह दिया कि भाई तुम लोग दोनों एक साथ थे और तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा मेरे भाई। अब तुम दोनों को शादी करनी पड़ेगी। पंचायत ने ये डिसीजन लिया। मतलब समझ लो बेचारी की 12 बज गई। अपमानित बालिका ने ओट काट कर लहू निकाल दिया था। समझ रहे हो कि बेसिकली जो बालिका थी, जो लड़की थी उसकी, उसने उसको काट लिया था। किसको काट लिया था? उस लड़के को, साले मतलब गुस्से में काटा था। तो बोला सर काट लिया, अरे गुस्से में काटा था भाई, जब अब काटेगी ना हाथ पांव पे काट लिया था, खून निकाल लिया था उसको, तुम बोले अरे सर काट लिया, काट खाई, अरे ऐसा नहीं। ठीक है, फिर क्या, ओंठ मतलब होता है होंठ को, थोड़ी मुश्किल होती है एनसीईआरटी इसलिए मैं कहता हूं पढ़ गया करो, है ना। फिर और माँ के आग्ने नेत्रों से गले लगकर दामाद को देखा भाई साहब, मम्मी से गले लगी, उसकी मम्मी बेचारी उसको देखा, है ना। सब कुछ सुखकर नहीं हुआ क्योंकि दामाद भी अब निश्चित होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। अब भाई पंचायत ने बोला था कि इन दोनों को शादीशुदा कपल के रूप में रहना पड़ेगा। इतने प्रयास से संभालते हुए गाय ढोर खेती बाड़ी सब कुछ द्वेष में से झुलस गए कि लगान अदा करने भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे, अंत में एक बार लगान न पहुंचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा, है ना। बेसिकली उस पर कलंक लग चुका था, वो बहुत ज्यादा दिक्कत में थी। दूसरे दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। समझ गए। अब भक्तिन ने अपना गांव छोड़ दिया, भक्तिन ने अपना पूरा का पूरा गांव छोड़ दिया। भाई मेरे को तो मजा आ रहा है, इससे पढ़ा दूं तुमको पूरा है। एक बार थम्स अप चालू है क्या? थम्स अप तुम्हारे इसमें चैट में एक बार थम्स अप लगा दो, इससे पढ़ा दूं पूरा। आज आज अलग पढ़ो तुम थोड़ा सा, चलो भले टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन मैं तुमको पढ़ा देता हूँ। बोलो, आज एनसीईआरटी से पढ़ा देता हूँ, आज पीपीटी को छोड़ो। चलो एक बार कमेंट बता दो, यहां तक कि तुमको समझ में आया ना, एक बार कमेंट में बता दो यहां तक तुमको समझ में आया। वो भी पढ़ाऊंगा, पीपीटी भी मैं लेके आया, वो भी पढ़ाऊंगा, वो इजी लेके आया हूं। बताओ, एक बार बताओ, इतना क्लियर हुआ तुम लोगों को? मजा आया इतने में? बोलो,
मजा आ रहा है तुमको इसमें एनसीईआरटी में? क्योंकि मुझे तो एनसीईआरटी में मजा आ रहा है, नए नए वर्ड्स हैं, मैं तो पढ़ रखी है एनसीईआरटी पूरी। ठीक है, ऑल क्लियर? अभी तक क्लियर है सारी स्टोरी? अभी तक क्लियर है सारी स्टोरी? अपन आराम से पढ़ेंगे आज, बढ़िया टाइम लेके पढ़ेंगे, ठीक है? अब तक तो क्लियर है सारी स्टोरी। तीतरबाज मतलब कि वो लड़कियों को छेड़ने वाला, तीतरबाज, तीतर लड़ाने वाला। ठीक है, चलो तुम लोग रेडी हो इस चीज को, है ना? तुम लोग रेडी हो इस चीज के लिए, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है। इतनी कहानी समझ गए तुम। अब भक्ति ने पहुंच गई भाई कहाँ पे? कंफ्यूजन हो रही, क्यों, क्या कंफ्यूजन हो रही मेरे भाई? चलो अभी तक की कहानी रिपीट कर देता हूँ। भक्ति ने एक झूसी गांव में रहती थी भाई साहब, ठीक है? एक उसके पति जो थे भाई साहब उससे बहुत प्यार करते थे, उसके पिता भी बहुत प्यार करते थे। पिता की मृत्यु हो गई, है ना? उसकी सौतेली माँ ने उसको बताया नहीं सही टाइम पे, वो जब भाई अपने यहाँ पे गाँव में, तो गाँव में जब वही, तो बापड़े से क्या हुआ, एक चीज से पढ़ाओ है गधे होन। अब तुम लोग कंफ्यूज कर देते हो मुझे। हाँ, मट्ठा मतलब छाछ, मट्ठा मतलब छाछ, ठीक है? इसके शब्दार्थ नीचे लिखे हुए हैं। हाँ, तो अभी तक की एक कहानी हुई कि भाई साहब उसकी बेटी का जबरदस्ती उससे विवाह करवा दिया गया। उसका बेटी का जो दामाद, उसका जो दामाद था, बेटी का पति, वो भी मर गया। अब यहाँ पर बेचारी वो लगान बहुत ज्यादा देना पड़ गया उसको, कर्ज बहुत ले रखा था भक्ति ने, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के शहर पहुंच गई काम करने के लिए, है ना? एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, चलो बहुत बढ़िया, एनसीईआरटी से पढ़ा देता हूँ। चलो ठीक है, जाओ तुम जैसा बोलो, आधा तो पढ़ने पड़ लिया, पर थोड़ा तेज पढ़ेंगे, वरना इतना स्लो पढ़ते जाएंगे तो फिर हम कब कंप्लीट करेंगे इसको, है ना? चलो ऑल क्लियर, समझ गया, वेरी नाइस। चलो ठीक है, बस तुमको समझ में आना चाहिए भाई, तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा मैं, टेंशन मत लो। चलो आ जाओ। अब क्या हुआ भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आपने खत्म हो गया। अरे क्या हो गया इसको? चलो, अब इतना समझ में आ गया आप लोगों को। घुटी हुई चांद को मोटी मेली धोती से ढाके, मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकालते, भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई। अब ये कौन बोल रही है? ये महादेव वर्मा का है कि भक्तिन जब मेरे घर में आई, तब उसके जीवन के चौथे और असंभवित अंतिम परिच्छेद का जो अर्थ हुआ, वो उसकी अब समझते हैं। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखकर मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? अब यहाँ पर भक्तिन किसके पास आ गई? यहाँ पर भक्तिन आ गई भाई किसके पास? एक तरीके से भक्तिन ऐसी थी, उसने अपना सिर मुंडवा लिया था, भक्तिन ने कंठी माला पहन रखी थी। और भक्तिन जब कहां पर आई भाई? भक्तिन जब महादेवी वर्मा के पास आई, भक्तिन जब महादेवी वर्मा के पास आई, भक्तिन जब महादेवी वर्मा के पास आई, तो एक तरीके से भक्तिन की वेशभूषा देखकर उसने शंका से महादेवी वर्मा ने प्रश्न किया कि तुम खाना बनाना जानती हो? उत्तर में उसने बोला कि हाँ भाई जानती हूँ। और नीचे वो कुछ बढ़ाकर आश्वासन की मुद्रा के साथ कहा, कहा ई कौन बड़ी बात आए, मतलब उसने बोला काई कौन बड़ी बात आए, ये कौन सी बड़ी बात है खाना बनाना, है ना? रोटी बनाए जानती है, दाल रांध लेती है, साग सब्जी भजो सिकत है, और बाकी का रहा? वो बोल रहे कि मुझे रोटी बनाना आती है, दाल भी बनाना आती है, साग सब्जी बनाना आती है, और बताओ और क्या रह गया? तो दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधा करके उसने मेरी धूली धोती जल के छींटों से पवित्र कर कर पहनी, है ना? धोती वोती पहनती थी वो, है ना? पूर्व के अंधकार में मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य को पीपल का लोटा देके जल अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत जब वह क्या करने, कोयले की मोटी रेखा से अपनी साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई। मतलब उसने सुबह उठी, अपना पूजा पाठ किया, कपड़े वपड़े धोए, बड़े तरीके से उसने जाप आप किया, और वो आ गई अब भाई उनके चौके में, है ना? तो एक तरीके से चौके में प्रतिष्ठित। तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अब महादेवी वर्मा के पास आ चुकी है, समझ रहे हो? भक्तिन जो है अब महादेवी वर्मा के पास भक्तिन आ चुकी है, महादेवी वर्मा के पास भक्तिन अब आ चुकी है भाई साहब। अब उन्हें समझ लिया, महादेवी वर्मा समझ गई थी कि ये मोटी खीर है भाई साहब, ये टेढ़ी खीर है, इसको समझने में मेरे को दिक्कत होगी। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर मैं पाक विदा के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। कोई भी पाक कुशल दूसरे काम में नुक्ताचीनी भी नहीं रह सकता, पर छूत पाक का प्राण देने वाली व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो गया। आगे जब ये बड़ा भाई तो बिछोने पर चौके पर पड़ी असीन अधिकारियों को भूलने का प्रयास करने लगे। अब समझो, भोजन के समय जब निश्चित सीमा के भीतर दृष्टांत स्थान ग्रहण किया, अब भाई खाना खाने बैठे, भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मसंपुष्टि से आत्मप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में एक अंगुल मोटी और घेरी काली चित्तीदार 4 रोटी रखी, टेढ़ी उसने टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोसी, ऐसी दाल परोसी। जब वो उसके उत्साह पर तुषार करते हुए मेरे रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हत बुद्धि हो रही। मतलब वो गांव वाला खाना, ये जो इतनी शुद्ध हिंदी लिखी, इसको मैं इसीलिए बताता हूँ कि वो बेसिकली भक्तिन को गांव वाला खाना खिलाती थी। क्या खिलाती थी? गांव गांव में जो खाना बनता है वैसा खाना उसको वो खिलाती थी। रोटियां सेकने के प्रयास में कुछ अधिक ही खरी हो गई थी, मतलब समझ रहे हो, ज्यादा ही कड़क हो गई थी, पर अच्छी है। तरकारियां थी, जब दाल बनी तो उनका क्या काम, शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाए। तरकारी मतलब बेसिकली खिचड़ी टाइप बना दी जाए।
दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता है ना। भक्त यहाँ पे महादेव वर्मा बोल रहे कि दूध घी उनको अच्छा नहीं लगता था महादेव वर्मा को। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्ची की चटनी पीस ली जावे। अब वो बोल रहे कि भाई साहब आपको सब्जी नहीं खानी है तो अमचूर और लाल मिर्ची की चटनी पीस के रोटी खा लो, है ना। मतलब वो पूरा गांव का खाना खिलाती थी भक्तिन उनको। देहाती बना दिया था भक्तिन ने। क्या बना दिया था? देहाती। भक्तिन ने इनको देहाती बना दिया था। भक्तिन ने महादेव वर्मा को भी देहाती बना दिया था, गांव वाला बना दिया था। समझ रहे हो कि काम ना चले तो थोड़ा सा गुड़ डाल दो उसमें, थोड़ा सा गुड़ खा लो। समझ रहे हो कि थोड़ा सा गुड़ खा लो, है ना। तो शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, वो बोलते कि शहर के लोगों ने क्या चीज खाते रहते हैं, मैदा वैदा, है ना। फिर उसने कुछ अनाड़िन या फड़ुही नहीं, उसके ससुर पितिया ससुर अजिया सास ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र डाले होंगे, है ना। उसको ढूंढने के लिए भी निकले थे लोगों। इन सब चीज का ये हुआ कि मैं मीठे से विरक्त के कारण गुड़ की और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी पहुंच गई। मतलब समझ रहे हो, महादेव वर्मा उस टाइम पे पढ़ती थी और उन्होंने एक तरीके से भक्तिन के द्वारा बनाया हुआ खाना, जो भी भक्तिन गांव का खाना बनाती थी, मतलब जो भी उसने गुड़ के चीज बनाई थी, घी से घी को खाई, मतलब जैसे करके वो दाल वाल घी सब्जी सब खा पी के वो अपने यूनिवर्सिटी पे पहुंच गई और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अब महादेव वर्मा सोचते रही कि गांव में कैसा लोग खाना खाते हैं, वैसा खाना महादेव वर्मा ने भी खाया। अब महादेव वर्मा बैठ के सोचने लगी कि शहर और देहात यानी शहर और गांव में कितना अंतर होता है, यह सब वो सोचने लगी। अगल अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी, है ना। अपने गिरते हुए स्वभाव, परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही हो गया। इस देहाती वृद्धा ने मतलब भक्तिन ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया। मतलब महादेव वर्मा ने भक्तिन से सीखा कि जीवन हमारा इतना सरल भी हो सकता है, हम फालतू ही जीवन को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के जीते हैं, है ना। मैं अपनी असुविधाएं छुपाने लगी, सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। मतलब अब भक्तिन के साथ महादेव वर्मा भी उनके जैसा जीने लगी कि महादेव वर्मा अपनी सारी सुख सुविधाओं को भूल करके भक्तिन के साथ रहने लगी। मतलब भक्तिन सेविका थी, हनुमान जी जैसे सेवा करते राम की, वैसे हनुमान गुण था भक्तिन में सेवा करने का। वो बहुत ज्यादा चाहती थी कि इनको महादेव वर्मा को, भक्तिन भी चाहती थी। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ऐसा बन चुका कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है। समझ रहे हो कि भक्तिन ऐसी थी कि वो दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी, यानी कि महादेव वर्मा को बना लिया। किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं था, कि कोई परिवर्तन नहीं करना चाहती थी। पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। बोला ना कि इससे आज मैं अधिक देहाती हूं, कि महादेव वर्मा गांव वाली बन गई, देहाती बन गई, लेकिन भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। भक्तिन जैसी थी अपने गांव से थी, वैसी की वैसी बनी रही। मकई का, है ना, दलिया, सवेरे मट्ठे से सोंधा लगता है कि मकई का दलिया बनाता है, और बेसिकली मट्ठे सोंधा मतलब कि छाछ पिलाती थी उसको। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए, पुए मतलब पूड़ी जैसे, है ना, गरम कम अच्छे लगते थे। ज्वार के भुने भुट्टे खिलाती थी उसको वो। हरे दाने की खिचड़ी बनाती थी वो। सफेद महुए की लापसी बनाती थी, समझ रहे हो, हलवा बजाती थी, और आदि मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रही थी। मतलब बेसिकली उसने गांव का सारा खाना सिखा दिया था। किसको? भक्तिन को। एक क्वेश्चन भी आया था बेटा कि भक्तिन, महादेव वर्मा भक्तिन की तरह देहाती कैसे हो गई, ये क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। आज भी लेके आया हूं मैं तुम्हारे लिए। मेरा रात दिन नाराज होने पर उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़े को वो कभी तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती। उसने मुझे अपनी भाषा के अनेक दंत कथाएं भी सुनाई कि हमारी भाषा में कैसे करते, मतलब वो अलग अलग भाषा बोलती थी ना वो, कि आय के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती थी, है ना। वो आय मतलब उनकी भाषा में होता था। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। भक्तिन बहुत अच्छी। ये आपका एक पद्यांश गद्यांश बनेगा बेटा, ये गद्यांश बनेगा, ये गद्यांश बनेगा। सप्रसंग व्याख्या आती है ना गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आती है, उसमें आपका एक गद्यांश बनेगा। इतना डीप पढ़ा रहा हूं मैं तुमको, कोई नहीं पढ़ाएगा। आज मेरे मन में आया कि डीप ही पढ़ाऊं तुमको, आओ। ये जो कुछ बच्चे बोलते हैं ना सब एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते, ले बेटा। फिर क्या हुआ? उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं था, मतलब उसमें कोई दुर्गुण नहीं थे बेचारी में, वो एकदम बढ़िया थी, है ना। वो सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरोवा कंजरोवा कहने में भी विश्वास नहीं करती थी। मतलब कि सत्यवादी तो नहीं थी, लेकिन वो हाँ झूठ भी नहीं बोलती थी। मेरे उधर उधर पड़े पैसे रुपयों को भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतरित हो जाते थे। मतलब कि महादेव वर्मा के घर में इधर उधर पैसे पड़े होते थे, तो वो उन सब पैसों को जोड़ तोड़ के एक मटकी यानी गुल्लक में डाल देती थी, उसको पैसे को बचा लेती थी, ठीक है। इससे स्वीकार कर लेना कि तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा वो संभाल कर रख लेती थी। यह क्या चोरी है? ये चोरी नहीं है। उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता था, बदल कर इधर उधर करके बात बताना, कि बेसिकली वो बात को सीधा साधा नहीं बताती थी, इधर उधर करके बात बताती थी। क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न कर सकते थे, है ना। मतलब जो भक्तिन थी वो आसपास जो भी दिखता था पैसा, उसको चोरी नहीं करती थी, उसको वो रखकर एक जगह सेव करके रख देती थी। वो महादेव वर्मा का ही था,
तो उसमें वो एक मटकी में डाल के रख देती थी, समझ रहे हो। वो झूठ बोलती नहीं थी, लेकिन हाँ इधर उधर की बात बना के उनको मना लेती थी, मतलब झूठ नहीं है, एक तरीके का अच्छा झूठ बोलती थी, ठीक है। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। वो कोई सा भी उसको शास्त्र का प्रश्न पूछो, कोई भी धर्म का प्रश्न पूछो, तो कैसे ना कैसे करके वो उलझा के उनको जवाब दे देती थी महादेव वर्मा को, कि लो भाई ये इसका सही जवाब है, आप बोल रहे हो आप गलत हो, ठीक है। मैंने भक्तिन को रोका, उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है, कुतूहल में पूछी ही बैठी क्या लिखा है, तो तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, कि जो तीरथ गए भाई वो एक तरीके से तीरथ जाके क्या करते हैं, अपना मुंडा लेते हैं सर को। कौन से शास्त्र का रहस्य में सूत्र ये जान लेना मेरे लिए संभव नहीं है। जब उनने पूछा कि तुमने सिर क्यों मुंडा रखा है, कि तीरथ जाने वाले भी किए गए सिर मुंडा लेते हैं, समझ रहे हो। अतः मैं हार कर मौन हो गई, मतलब मैं यहाँ जहां भी मैं आ जाए मतलब समझ जाओ महादेव वर्मा। और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को, मतलब कि वो हर गुरुवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा, कि वो अपने बाल को उस्तरे से काट लेती थी। वह मूर्ख है या बल बुद्धि महत्व नहीं जानती थी, लेकिन यह कहना सत्य कहना है, अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती थी। कि एक तरीके से जो वह अपनी विद्या थी वो बोलती थी कि आप तो पढ़ी लिखी हो, है ना, आप ज्यादा मुझसे समझदार हो, मैं तो नहीं हूं। एक बार जब मैंने सब काम करने वाले से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई। क्यों? क्योंकि उसको भाई साहब हस्ताक्षर करना आता ही नहीं था, भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको तो अंगूठा लगाना आता था, ठीक है। ऐसी बोल रहे हैं कि तो उसने पढ़ने की मुसीबत नहीं उठा जा सकती थी। दूसरे सब गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवद्धता का अपमान था, कि बेसिकली नहीं पढ़ पाती थी, है ना वो। अतः उसे कहना आरंभ किया कि हमारे मालकिन तो रातों दिन कितबियन माँ गड़ी रहती है। कितबियन मतलब कि किताबों में गड़ी रहती, कितबियन माँ गड़ी रहती मतलब किताबों में हमारी मालकिन, मतलब भक्तिन के लिए हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती है। अब हमऊ पढ़े लबाब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। मजा आया मजा आया मजा आया, एक बार और कि हमारे मालकिन तो रात दिन कितबियन माँ गड़ी रहती है, अब हमू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। मतलब बोल रहे कि हमारी जो मालकिन है वो दिन भर किताबें ही पढ़ती रहती है, अब मान लो हम पढ़ने लिखने लग जाएंगे तो घर का चूल्हा चौका कौन संभालेगा भाई साहब, घर गृहस्थी को कौन देखेगा सुनेगा, अगर हम भी पढ़ने लग गई तो। हमारी हमारी मालकिन बा कितियबन माँ पढ़ी रहती है, कितियबन माँ गड़ी रहती है, किताबें ही पढ़ी रहती है। फिर बढ़ते हैं आगे। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तरह का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के सामने क्लास में घूम घूम कर किसी आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देखकर वेतन लेना नहीं होता था। इस बात से बिना पढ़े वह गुरु की पढ़ने सॉरी इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। मतलब समझ रहे, वो कॉन्फिडेंस बहुत थी ज्यादा। वो अपने ही तर्क नहीं, तर्कहीनता के लिए प्रमाण भी खोल लेने में पट्टू है। पट्टू मतलब कि चतुर है। वो किसी भी तर्क, कोई सी भी बात करो तो उसका तर्क मतलब कहीं ना कहीं से उठा पिटिक के घुमा फिरा के कोई भी फैक्ट उनको बता दी थी कि नहीं तुम गलत हो, मैं ही सही हूं। इतना कॉन्फिडेंस था। अपने आप को महत्व देने के लिए वो अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढकर आवश्यकता होती है ना। एक बार मैं उत्तर पुस्तकों को चित्रों को लेकर व्यस्त थी, मतलब समझ रहे हो, ये इस तरीके से उनकी किताबों को साफ आप करती थी। एक दिन महादेवी उत्तर पुस्तकों को लेकर चित्रों को लेकर व्यस्त थी। भक्तिन सबसे कहती घूमी ऊ बिचारी तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, है ना, कि मैं भैया रात भर काम में लगी रहती हूँ, तुम घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाई ले। देखो समझो क्या बोल रही भक्तिन। भक्तिन कह रही है महादेव वर्मा से कि तुम दिन भर घूमती फिरती रहती हो। मतलब महादेव वर्मा अपनी किसी रचना के लिए उत्तर और चित्रों के लिए घूम रही थी इधर उधर। अब वो क्या बोलती है भक्तिन कि तुम ता क्या बोला, ओ बिचड़ियों तो रात दिन काम में झुकी रहती है, कि हम जो है हम रात दिन काम करती रहती है, और तुम पच्चे घूमती फिरती हो, कि तुम बहुत घूमती फिरती उधर से उधर, चलो तनिक हाथ बटाई ले, कि चलो भैया थोड़ा हाथ बटा लो मेरे साथ, तुम घूमती फिरती रहती हो, हाथ बटा लो मेरे साथ, थोड़ा काम वाम करवा लो, दिन भर भारी घूमती रहोगी क्या। सब जानते थे कि ऐसे काम में हाथ नहीं बटाया जा सकता, तो उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट करके भक्तिन से पिंड छुड़ाया था भाई साहब, है ना। बस इसी प्रमाण के आधार पर सब उसकी अतिशोक्तियां अमरेल सी फेंकने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, है ना, कि अब वो बेसिकली उसकी मालकिन को बहुत मानती थी कि भाई मेरी मालकिन जो है उनके जैसा काम कोई जानता नहीं, मेरी मालकिन बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ज्ञानी है, वो लिखती रहती है, पढ़ती रहती है, मतलब समझ रहे हो। और इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता था भाई साहब। पर वह स्वयं ही कोई सहायता नहीं दे सकती थी, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है।
इसी से वो द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने आया करती, कभी उत्तर पुस्तकों को बांध कर, कभी अधूरे चित्र कोने में रखकर, मतलब समझ रहे हो, भक्तिन उसको कुछ कुछ काम बताती रहती थी कि तुम ये मेरी कॉपी को साफ कर दो, इसको बंडल बांध के रख दो, है ना, ऐसे काम उनको बताती रहती थी कुछ न कुछ, ठीक है। कभी वो उसको उत्तर पत्र बांध कर रखती थी, है ना, कभी आंचल से झाड़ कर वो जैसी सहायता पहुंचाती, उसे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है कि भक्तिन अन्य व्यक्तियों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान थी। वह जानती कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना नहीं कर सकते तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती कि मैं भी किसी से हाथ बटाने की उम्मीद नहीं करूंगी, मैं मेरा काम स्वयं करूंगी। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर वो मुख पर प्रसन्नता की रूप देती है, मतलब भाई आभा वैसी उदाहरित होती है जैसे कि स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक, मतलब समझो कि जब भी महादेव वर्मा की कोई सी भी पुस्तक क्या होती थी, प्रकाशित होती थी, वो पुस्तक लिखती थी तो भक्तिन बहुत ज्यादा खुश होती थी, मतलब वो महादेव वर्मा जैसे अच्छा कुछ काम करती थी भक्तिन को बहुत ज्यादा खुशी होती थी। उन दोनों के बीच में बहन चारा बन चुका था, वो सिर्फ सेविका नहीं थी, उनके एक तरीके सुख दुख की साथी भी वो बन चुकी थी, समझ रहे हो। इसके बाद उसे बार बार छूकर आंखों के निकट ले जाकर उसको घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती थी कि भाई मैं देखूं उसमें क्या लिखा है ना, ऐसा करके। और उसे निराश नहीं होना पड़ता था। बेसिकली यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि वो बोल रही कि मैं जिस किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त रहती थी, मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, है ना, तब वह कभी दही का शरबत लेके आती मेरे लिए, कभी तुलसी की चाय बना के लेके आती, है ना, भूख का कष्ट नहीं सहने देती, मतलब भक्ति उनको कभी भी भूखा नहीं रहने देती थी भाई, वो कभी उनको चाय खिलाती, कभी शरबत बनाती, मतलब जब भी वो महादेव वर्मा काम करती रहती थी भक्ति उनका जैसे एक सेविका की तरफ बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखती थी, ठीक है। दिन भर के कार्य से छुट्टी पाकर जब मैं लेख समाप्त करने या भाव को छतबंद करने बैठती हूँ तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरनी सोना तख्त के पिता ने फर्श पर बैठकर पुकार करना बंद कर दी थी। कुत्ता मिर्चियों पर पंजों में मुक कर आंखें मूंद लेता था, मतलब समझा रहे हैं कि क्या होता था कि जब मुझे रात में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बिजली की चकाचौंध से आंखें मीच में जाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती कि जब मैं रात में सोती थी तो वो मेरे लिए जागती थी कि मैं सो जाऊं, उसके बाद वो सोती थी क्योंकि मेरे सिर उठते उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती। यदि मेरे सिरहाने की रेख की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती, यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वो स्याही उठा लेती थी, है ना, यदि मैं कागज की एक और सरका दूं तो वो दूसरी फाइल टटोलती थी, मतलब समझ रहे हो। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन का तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है, मतलब कि भक्तिन के जागने से महादेवी वर्मा के जागने से पहले भक्तिन जाग जाती थी, है ना, समझ रहे हो। एक तरीके से वो उछल कूद करने के लिए बाहर जाने के लिए आकुल रहती थी। बसंत नित्य कर्म करके लिए दरवाजा खोलना चाहता है और चिड़ियों की छेछाट में शिकार का आमंत्रण भी सुन लेती थी, मतलब समझ रहे हो। एक तरीके से मेरे भ्रमण की भी एकांत साधीन भक्तिन थी, मतलब कि मैं जितना भी भ्रमण करती थी मेरी साथी को थी एक भक्तिनी थी। वह ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में मेरे साथ चलती रहती थी, वैसे ही वह गांव की धूल भरी पगडंडी को मेरे पीछे रखना नहीं भूलती थी, है ना, कहीं भी जाने के लिए मेरे साथ ही चलती थी वो। युद्ध को देश की सीमा से बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, यह समझो, अब यहाँ पे एक मोड़ है, यहाँ समझना। युद्ध को देश की सीमा से बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे। समझो वहां पर एक युद्ध का पूरा क्या बन चुका था, माहौल बन चुका था वहां पे, जहां पे महादेवी वर्मा रहती थी, शहर में युद्ध हो रहा था उस टाइम पे, और वहां पर एक तरीके से युद्ध का माहौल बन चुका था। अब जैसे युद्ध का माहौल बना, अब लोगों वहां पे आतंकित हो चुके थे, कर्फ्यू लग गया था, है ना। क्या हुआ था भाई, युद्ध का माहौल बड़ा हुआ था, ठीक है, युद्ध का आतंक चल रहा था वहां पर बेसिकली, है ना, युद्ध का आतंक चल रहा था, युद्ध बुद्ध चल रहा था, मतलब वहां पे, है ना, बहुत सारा। फिर क्या हुआ, जब वो उसके बेटी और दामाद, जो उसके भक्तिन की छोटी बेटी और दामाद थे, मतलब इनकी बेटी का पति, उसके नाती को लेकर, नाती मतलब कि इनके बेटे को लेकर, भक्तिन का नाती मतलब भक्तिन नानी जी बन गई थी ना, लेकर बुलाने आ पहुंचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है। अब उनको एक तरीके से वो भक्तिन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी कि भक्तिन के वो साथ ही रहेगी, है ना, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार ना होगा कि भक्तिन इनको छोड़ के कभी भी नहीं जाएगी। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी थी तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनित मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। अब जब वहां पर शहर में युद्ध बढ़ने लगा, कर्फ्यू वगैरह लग गया था उस शहर में, एक छोटी सी घटना है वो काल्पनिक। अब जब ऐसा होने लगा तो भाई भक्तिन ने खुद कहा महादेव वर्मा से कि तुम मेरे साथ चलो मेरे गांव, यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। क्या बोली वो, कि यहाँ पर रहना हमारा सेफ नहीं है। तो बेसिकली क्या बोली कि वह
मुझसे गांव चलने को नहीं। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़ कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताब सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनाकर उस पर अपना कंबल बिछा देगी, सब कुछ कर देगी, मेरा सोने का प्रबंध कर देगी। मतलब गांव में मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगी, है ना। मैं आपके लिए कागज पत्रों को भी रख दूंगी। मतलब समझ रहे हो कि अलग अलग चीज में आपके लिए जो पढ़ने लिखने की सारी चीजें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम मेरे साथ चलो। वो ऐसा बोलने लगी, किनसे? महादेवी वर्मा से, कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप मेरे साथ बस चलो। मेरे पास जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। अब भक्तिन को मना करने के लिए कि भक्तिन मैं आपके साथ नहीं चलूंगी, महादेवी वर्मा ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रुपया नहीं है। एक तरीके से महादेवी वर्मा ने भक्तिन को झूठ बोला कि यार ये नहीं बोले, मेरे को नहीं जाना इनके गांव। फिर क्या बोली वो? तो उसने परिणाम में मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उदाहरण करने के लिए मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह बनाकर मेरे कान के पास लाकर होले होले बताया, उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। ऐसा के बताया, इधर आओ, मेरे पास 5 बीसी मतलब मैंने पहले पैसा सेव करके रखा है और मेरे पास 5 रुपए भी है। उसने आगे से बताया कि मेरे पास पैसा है, आप पैसे के कारण मुझे जाने नहीं दे रही हो, मेरे साथ नहीं चल रही हो, लेकिन मेरे पास पैसा भी रखा हुआ है। अब भाई वो तो दिमाग खराब हो गया महादेवी वर्मा का, इनके पास पैसा कहां से आ गया भाई। फिर क्या हुआ? उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी, फिर लड़ाई तो कुछ आम तोरी खाकर ही नहीं है। तुम लोग को सही साइड दिख रहा है? ये डार्क रीडर चालू कर दूं? नहीं हो रहा ना, चलो ठीक है, दिख रहा होगा। अब क्या हुआ भाई कि एक तरीके से भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते ही पर्वताकार बन चुके थे। कि भक्तिन ने जो कंजूसी करी थी, वो ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करने देती थी, आसपास जो भी पैसा दिखता था वो लेकर गुल्लक में डाल देती थी। उसने बोला कि भाई साहब मेरे पास पैसा रखा हुआ है। फिर इतने थोड़े रुपयों का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका था कि मतलब उसका जो प्यार था भक्तिन के साथ रहने का, वो इतना अच्छा हो चुका था कि उसके लिए परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता कि भाई साहब अब भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। ये एक और अपठित गद्यांश बनेगा। ये आपका एक और गद्यांश बनेगा, गद्यांश सप्रसंग व्याख्या वाला, ये यहां से गद्यांश बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, गद्यांश वाले भी टेंशन मत लेना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, कि मैं सेवक, वो मेरी सेवक है, वो स्वामी हूं। यह कहना कठिन है, ऐसा नहीं है कि कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके। कि भक्तिन को वो हटा ही नहीं पा रही थी भाई इच्छा से भी, क्योंकि वो इतना ज्यादा जुड़ाव हो गया था। तो सेवक स्वामी का संबंध नहीं था, है ना। स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा करके हंस दे। अब वो बोल रही थी कि भाई मैं चल जाऊंगी, मैं तुमको भगा दूंगी। महादेवी वर्मा बोल रही थी, भक्ति नहीं कहती वो मजाक में रहती थी, हाँ, मैं तो आपके पास ही रहूंगी, आप मुझे भगा के दिखाओ ठीक है। फिर जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना, वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए मेरे जीवन को घेरे हुए है। कि भक्तिन का जो परिचय है वो मतलब भक्तिन कभी मुझसे दूर नहीं जाना चाहती। कि इतने परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमता उत्पन्न हो गई, उनके भीतर एक प्यार और सहानुभूति की आभा फूटती है ना। बेसिकली छात्रावास की बालिकाओं में से उनको अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती। कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चक्कर उसके स्वाद की वेचना करती। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के सामने उड़ जाती, भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती। इसे आने में रुकावट ना हो, है ना, कि इनको आने में कोई दिक्कत ना हो। इसी से भक्तिन अपने दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती। मतलब दोनों टाइम का, दोनों जून मतलब सुबह शाम का भोजन बनाकर पहले से रख दी थी, समझ रहे हो। और खाते समय चौक का एक ऐसा कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती थी, समझ रहे हो। इसके बाद बढ़ते हैं, एक तरीके से वह किसी के आकार प्रकार वेशभूषा से स्मरण करती है। किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा कवि कविताओं के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है, आदर माधुनी, ठीक है। वो किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर, जब किसी के लंबे बाल होते हैं और वो कपड़े ऊपर नीचे पहन रखते हैं, तो वो बोलती है का ओ कवित्व लिखे जानत है, और तुरंत ही उसका अवज्ञा पकड़ हो जाती है कि तब उ कुछो खरीदे धरिए ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरिए। कि ये इन लोगों को कुछ काम नहीं है, बस गली गली घूमते फिरते रहते हैंगे और ऐसे कपड़े पहन लेंगे, बाल लंबे करके हीरोइन स्टाइल में चलेंगे, ऐसा बोलती थी वो, है ना। पर सबका दुख उसे बाधित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में जब कोई कारागार का अतिथि हो जाता है तो उसके समाचार को व्यथित बीमा लड़कपन का निकलता है, ठीक है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है। भक्तिन किससे डरती थी बेटा? जेल से डरती थी। भक्तिन किससे डरती थी बेटा? जेल से, ठीक है। जब वहां पे बेसिकली वहां पे क्या चल रही थी, जब वहां पे लड़ाई चल रही थी, तो वहां पर भक्तिन जेल से डरती थी। ये क्वेश्चन आएगा, भक्तिन किससे डरती थी? जेल से डरती थी। जैसे यमलोक उसको लगता था,
यमलोक लगता था कि भाई मैं मर जाऊंगी, जेल जाऊंगी थी। ऊंची दीवार देखते ही वो आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती थी, कि मतलब उसको जो कारावास, जो जेल होती थी ना, जो बड़ी बड़ी दीवार देख के वो पागल हो जाती थी कि भाई इतनी बड़ी दीवार है ना, ये उसकी कमजोरी थी। लेकिन लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चढ़ाते रहते थे। क्या बोला थे कि महादेवी वर्मा को जेल भेज देंगे, ऐसा बोलते थे लोगों ने। जब भी बोलते थे कि महादेवी वर्मा जेल जाएगी तो वो जेल से बहुत ज्यादा भक्तिन डरती थी। ठीक है, वो डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। समझ रहे हो, उसको ये था कि अगर महादेवी वर्मा मेरी मेरी मालकिन जेल चल गई तो मेरे से दूर हो जाएंगी। समझ रहे हो, मेरा बहन चारा था इनमें बीच में बेटा। वो चुपचाप पूछने लेती है ना, कि जिससे मुझे वहां के लज्जित ना हो, क्या सामान बांध ले जिससे मुझे किसी प्रकार की असुविधा ना। वो पूछती कि आप जेल जाओगी तो आपके लिए मैं क्या क्या रख दूं, आप बताओ, कि आप कहीं जाओगी तो मैं आपके लिए क्या क्या रख दूं जिससे मुझे किसी प्रकार की असुविधा नहीं। ऐसी यात्रा में किसी किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वो कहती कि अगर आप जेल जाओगी तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मतलब उसको जेल से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन भक्तिन ने क्या बोला कि अगर आप जेल जाओगी तो मैं भी आपके साथ जेल चलूंगी। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितना अपने साथ न जाने सकने की भावना से होती थी। जहां मालिक वहां नौकर, देखो लिखा ना, जहां मालिक वहां नौकर, कि मालिक को लेकर जाकर बंद करने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर के अकेले मुख छोड़ने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। कि मेरे बिना अगर मेरी मालकिन को, मतलब मेरी महादेवी वर्मा को लेकर जाओगे तो मुझे भी साथ लेकर के चलो, ऐसा बोल रही है वो। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं भाई आगे, हाँ, ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़े। किसी भी माए यदि बड़े लाड तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े ही काम नहीं चल सकता। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिरता कल्पना में दुर्लभ है। मैं प्राय सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा मेरे जेल का, जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का, तब चीर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी, मतलब भक्तिन क्या करेगी और मैं भी क्या करूंगी इसके बिना। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती, कि मैं खुद भक्तिन के साथ ही रहना चाहती हूं। भक्तिन के साथ ही रहूंगी मैं, भक्तिन के अलावा मुझे और कोई भी नहीं चाहिए, मैं भक्तिन के साथ ही रहूंगी। समझ गए, यहां अपना पूरा का पूरा चैप्टर भाई साहब निपटा दिया है। एनसीईआरटी से भी निपटा दिया। ये स्टार्टिंग का तो तुम खुद ही पढ़ लेना मेरे भाई, इसको तुमको बता मैं क्या करूंगा। ठीक है ना, तुम लोग इसको पढ़ लेना, कि वो तुमको बता देना कि हाँ, ये तो मैंने, हाँ, कि सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। समझ गए कि एक तरीके से सेवा किस किस भाव से सेवा करती थी वो, जैसे हनुमान जी सेवा करते हैं ना राम जी की, वैसी सेवा करती थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है इसका। ठीक है, बस बाकी तो मैंने तुमको यहाँ से पढ़ा ही दिया है। एक बार मेरे नोट्स में जो लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको तुम लोग पढ़ लेना। सिंपल सिंपल बता रखा है कि देखो पूजा पाठ को अभी एकदम सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, इसका हिंदी रूप मैंने यहाँ पे पूरा दे दिया। ठीक है, वो प्रश्न करती तो अपने ढंग से उसका उत्तर देती, शास्त्रों का हवाला देकर कुछ न कुछ कोशिश करती, कि वो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उसकी व्यवहारिक बुद्धि तीव्र है, वो अपने तर्कों से लिखा कई बार निरुत्तर कर देती है ना। यहाँ लिखा है कि उसके हाथ का भोजन गाँव की सादगी घरेलू का था। ठीक है, वो उसको गाँव का खाजन बाजरा ज्वार साग दाल जैसे सामान्य चीज खिलाती थी, जो मैंने तुमको पढ़ाया वही है सेम टू सेम। भक्तिन को पूर्ण रूप से आदर्श स्त्री के रूप में नहीं कह सकती। ठीक है, वो व्यवहार कुशल है, वो अच्छी है, गुण भी है उसमें, दोष भी है, कभी कभी झूठ का सहारा भी ले लेती है ना। भक्तिन स्वयं अशिक्षित है, इसलिए शिक्षा और पुस्तक पढ़ने को उसका दृष्टिकोण भी ग्रामीण है ना। इससे उसकी सीमित शिक्षा के साथ साथ उसके जीवन का अनुभव भी दृश्य होता है। बाकी आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आपको मजा आ जाएगा, इसको पूरा ही समझ जाओगे, है ना। भक्ति ने लेखिका केवल सेवा नहीं बल्कि उसके सुख दुख में भी उसके साथ रहती थी। लिखा है ना, जब लेखिका देर रात तक काम करती थी तो भक्ति उनके पास रहती, वो उनके भोजन आराम सुख सब चीज का ध्यान देती थी, यात्राओं में उनके साथ रहती थी, कठिन रास्तों में उनके साथ चलती थी। समझ रहे हो, ये सब कुछ बताइए। युद्ध के समय जब भक्ति के परिवार के लोग उसे अपने साथ लेने आ जाते तब वह लेखिका को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती। यह घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पता चलता है कि उसके लिए लेखिका केवल उसकी मालकिन नहीं, उसके प्रति मन में गहरा स्नेह है, जिम्मेदारी है। समझ रहे हो, दूसरी ओर लेखिका भी भक्ति से अलग होने की कल्पना मां से दुखी होती है ना। लेखिका भी अच्छा नहीं लगता भाई। भक्तिन के चरित्र में बचत करने की आदत भी दिखाई देती है, वो थोड़े थोड़े पैसे बचाकर रखती थी, भविष्य की परिस्थितियों के लिए तैयार रहती थी। जब लेखा गांव से जाने की बात हुई तो अपने पास बचाए हुए पैसों का उसने उल्लेख किया। इससे पता चलता है कि वो आर्थिक रूप से भी सावधान है ना, सब चीज से एकदम आइडियल है वो, आइडियल। उसकी कंजूसी को केवल दोष के रूप में नहीं देखा जा सकता, है ना। थोड़े थोड़े पैसे बचाना भी उसका सुरक्षा का साधन बन गया था। साथ साथ भक्तिन दूसरों के प्रति गहरी संवेदना भी है, दूसरों को बहुत ज्यादा सोचती थी, है ना। ये लिखा भी, उसके भीतर बहुत ही कोमल भावना है। किसी व्यक्ति के संकट में पड़ने पर, जेल जाने, दुख झेलने की बात सुनकर वह चिंतित हो जाती थी। विशेष रूप से लेखा को जेल जाने की संभावना की बात सुनकर वह बहुत परेशान हो जाती। उसके मन में तुरंत यह चिंता पैदा होती, लेखिका जेल क्यों जाती। बेसिकली लेखिका एक लेखक थी, उसके जो कृतियों के माध्यम से वो ऐसे कुछ टेंशन हो गया था कि उनको भी जेल जाने का मामला था।
वो अपनी चिंता को अनेक कल्पनाओं प्रश्नों के रूप में व्यक्त करती। इससे उसके मन में लेखक के प्रति गहरा स्नेह आता। ठीक है, पाठ के अंत में लेखिका और भक्तिन के संबंध की भावनात्मक गहराई हुई है कि लेखिका के मन में यह भाव है कि भक्तिन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, वह उसे अपने जीवन से अलग होते हुए नहीं देखना चाहती। इस भाव के माध्यम से लेखिका बताती है कि लंबे समय तक साथ रहने वाला कोई व्यक्ति केवल सामाजिक भूमि के कारण सेवक या नौकर नहीं रह जाता, वह हमारे जीवन की स्मृति, याद, अनुभव, भावनाओं का हिस्सा बन जाता है। भक्तिन भी लेखक के लिए ऐसी बन चुकी थी। ठीक है, पूरे पाठ को देखने पर भक्तिन केवल एक महिला की जीवन कथा नहीं, बल्कि उस समय की ग्रामीण समाज और विशेष रूप से स्त्री के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों को बताया है इसमें कि एक स्त्री का जीवन कैसा होता है ग्रामीण समाज में पहले के जमाने में। भक्तिन के जीवन में बाल विवाह, पुत्र प्रधान मानसिकता, है ना, क्योंकि पुत्र प्रधान समझ गया कि बेटा होना चाहिए, बेटों के प्रति भेदभाव, विधवा जीवन, आर्थिक संकट, पंचायत का दबाव, जमींदारी शोषण, ऐसी अलग समस्या दिखाई देती है। इन परिस्थितियों के बावजूद भी वह लगातार संघर्ष करती है और अपने जीवन को अपने तरीके से संभालने का प्रयास करती है। तो संघर्ष के बाद भी वो उसने हार नहीं मानी भक्तिन ने, इसलिए वो भक्तिन एक ऐसी स्त्री का प्रतीक बन जाती जो सामाजिक रूप से कमजोर स्थिति में होते हुए भी अपने भीतर अद्भुत शक्ति को जीवन जीने की इच्छा रखती है। महादेवी वर्मा ने भक्तिन के माध्यम से यह भी दिखाया कि किसी व्यक्ति की शिक्षा, आर्थिक स्थिति या सामाजिक पद उसके लिए व्यक्तित्व का मापदंड नहीं हो सकता। इंसान कुछ भी कर सकता है, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, आप हर एक परिस्थिति से लड़कर संघर्ष करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। कि भक्तिन का कैसा माहौल था उसके घर में, अब वो जब महादेवी वर्मा के आई तो उसका जीवन चेंज हुआ कि नहीं, वो उनको एक सखी सहेली मिली नहीं मिली। तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वो कहते ना कि अगर कुछ अच्छा नहीं है, अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो टेंशन मत लो, तो फिक्र मत करो। क्यों? क्योंकि अंत में सब कुछ अच्छा होता है, और अंत भला तो सब भला। भक्तिन पढ़ी लिखी नहीं है, ग्रामीण की है, लेखक के हर सेवा के रूप में आई है, फिर भी उसमें ऐसी व्यवहारिक बुद्धि है, उसके अंदर अनुभव, उसको श्रमशीलता है, संवेदना है, आत्मसम्मान है, क्योंकि वो गांव से आ लगी थी, वो उसने गांव में सब चीज कर रखी थी, वो खुद भी हाथ बटाती थी काम धंधे सब में, जो उसे एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है ना, बल्कि उसके गुणों और दोषों को सामने रखकर उसे एक वास्तविक जीवन भी बनाता है। इस प्रकार भक्तिन का मूल भाव एक संघर्षशील ग्रामीण स्त्री के जीवन के माध्यम से लोगों को समझाना है ना, सामाजिक विषमता बताना है कि समाज में कैसा भेदभाव होता है, ग्रामीण जीवन और सेवक मालिक के संबंध में मानवीय रूप के सामने है। भक्तिन अपने जीवन में लगातार विपरीत परिस्थितियों से लड़ती रही, उसके जीवन में प्रति गहरा विश्वास बना रहता है। महादेवी वर्मा की संवेदनशील दृष्टि के कारण भक्तिन केवल पाठ की एक पात्र नहीं है, बल्कि वह भारतीय ग्रामीण स्त्री के संघर्ष, आत्मसम्मान और जिजीविषा का प्रतिनिधित्व चरित्र बन जाती है कि एक कैसे एक महिला अपना आत्मसम्मान, अपना संघर्ष, अपने समाज से लड़ करके कैसे वो अपने बेटियों से, मतलब उसका कितना बुरा हुआ भाई, उसके पति मर गया, उसके पिता मर गए, उसकी सौतेली माँ ने बताया नहीं, वो अपने पिता के साथ लास्ट टाइम पे भी नहीं जा पाई, आगे आगे उसके साथ जब हुआ, जब उसने अपनी बेटी के पति को यानी दामाद को घर जमाई बनाया तो उसका दामाद भी मर गया, उसकी बेटी विधवा हो गई, उसकी बेटी को उसके जेठ के 33 सालों ने छेड़ दिया, जबरदस्ती घुस गया उसके यहाँ पे, उसकी बेटी को भी बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया, उस पर उसके साथ पंचायत ने डिसीजन लिया कि उसके साथ शादी करवा दी, उसकी उस पर लगान बहुत ज्यादा, उसकी खेती बाड़ी इतनी सारी हो गई, जेठ और जिठोत उसके पूरे उसकी जो जमीन जायदाद थी वो लेने के लिए अड़े पड़े हुए थे, तो वो उसको दिया भी सही, है ना, दे के वो बेचारी शहर में आ गई। शहर में भक्तिन से उसकी मुलाकात हुई, उसका थोड़ा जीवन सही हुआ, उसने गंजी करवा ली, है ना, बोलते ना कि सिर मुंडाए, जो तीर्थ गए सिर मुड़ाए, तो वो तीर्थ जाते हैं वो सिर मुड़ा लेते हैं, ऐसे करके उसने कंठी माला, एक साधी जैसा जीवन जीने लगी। ठीक है, कितना ज्यादा उसके जीवन में एकदम बदलाव आ गया, बहुत ज्यादा बदलाव आ गया मेरे भाई। और ऐसी बदलाव के कारण और वो भक्ति महादेवी वर्मा के पास पहुंची, महादेवी वर्मा की सेवा करने लगी, उनको देहाती बना दिया, उनको जैसे खाना खिलाने लगी, उनकी सेवा करने लगी। अब भक्तिन और महादेवी वर्मा दोनों एक तरीके से एक दूसरे के बिना नहीं रह पाती। युद्ध का समय आया, उसकी बेटी उनको लेने भी आए, लेकिन वो गई नहीं। बस यही है कि भाई भक्तिन एक तरीके से सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है इस पार्ट में, ये एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे जिंदगी को संघर्षों से ही जीता जा सकता है। और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे हो, स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, तो आप आगे सफल कभी नहीं हो सकते। आपका हर एक जीवन का हर एक पहलू संघर्ष में बीतेगा, और जैसे ही आप संघर्ष करोगे उसमें लगे रहोगे, अपना आत्मबल को नहीं छोड़ोगे, है ना। और हाँ, अपनी अच्छाई भी होना चाहिए, आपकी बुद्धि, अनुभव, सहनशीलता, आपके अंदर संवेदना, दूसरों के लिए अच्छापन भी होना चाहिए, सब चीज आपके अंदर होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे व्यक्ति बन पाते हो। बोल बोल के मुंह दुख गया मेरा, बताओ भाई समझ में आया नहीं आया? हाँ बताओ भाई, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने में ऐसी हो जाता है, मैं एनसीईआरटी मन मन में पढ़ता हूँ तो मेरे को समझ में आ जाती है। अब तुमको बोल बोल के समझाता हूँ तो हाँ भगवान जय हो। मैं आज पानी भी नहीं मेरे पास, नीचे रखा हुआ है, चलो कोई ना,
इसके बाद मेरी 8 बजे फिर क्लास है। क्लियर है मेरे बच्चे? ये चैप्टर बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। अरे एनसीईआरटी पढ़ा दिया यार, आज मेरा मन कर रहा था रिया बेटा यार समरी बता देता, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ कुछ क्वेश्चन आए ना, जैसे कि झूसी गांव से है, 9 वर्ष में गोना हो गया, ये सब इसमें नहीं था, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बेस्ट एक्सप्लेनेशन। आंखों में नींद मगर सोना नहीं है, मौका मुकर गया है, क्या लिख रहे हो? चैप्टर इंटरेस्टिंग था, बिल्कुल इंटरेस्टिंग था। क्या करत हो, इधर उधर घूमती फिरत है, रोटी कौन बनाएगा, है ना? घर गृहस्थी कमाओ कौन देखो सुना, वो अच्छा लगा ना तुम्हें, है ना? घर गृहस्थी कौन समझाएगा? बहुत अच्छा पढ़ा दिया, ओके, लव यू। बहुत सुंदर चैप्टर है, बिल्कुल। क्वेश्चन अगले लेक्चर में, अरे क्वेश्चन ही दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को, पानी पी लो, अब नीचे जाके पीऊंगा मैं, क्वेश्चन आपको यही दे रहा हूँ मैं, अरे सब कुछ देखो, ये रहे क्वेश्चन, ये रहे भनाबन भनाबन क्वेश्चन, ये आपको मैं यहाँ दे देता हूँ। देखो, ये महादेव वर्मा का जन्म पूछ लेता तो यार 22 में क्वेश्चन आपका PYQ है ना? ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। भक्ति संसार में क्या उजागर किया समाज के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, अच्छी चीज मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। चलिए बताओ, सेवा धर्म में भक्ति की किस तरह समर्पित भाव से सेवा थी, किस तरीके से सेवा करती थी? गणेश जी जैसी, भरत जैसे, हनुमान जी जैसी, या फिर लक्ष्मण जी जैसी? कैसी सेवा भाव था उसके अंदर, ये बताओ। क्लियर हो गया? इसे लिखना है, हाँ लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम लोगों ने अगर पढ़ लिया है, हाँ ये पासबुक एनसीईआरटी हर जगह से क्वेश्चन निकाल निकाल के, अलग अलग सोर्स से क्वेश्चन निकाल निकाल के दिए हैं। अब हर जगह क्वेश्चन सेम ही मिलते हैं, क्वेश्चन तो बेटा सेम ही रहते हैं, ज्यादा वो पासबुक से क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी के हो, या फिर मैं और कहीं से निकाल के बनाऊं, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। एक ही क्वेश्चन के टाइप आ जाते हैं 2-3 तरीके के, ठीक है। क्वेश्चन सेम ही होते हैं, पर मेन है क्वेश्चन से ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है चैप्टर समझना। अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया, आप क्वेश्चन का आंसर खुद लिख सकते हो, ठीक है। वेरी नाइस, जल्दी से बता दो भाई इसका आंसर क्या है। मेरी फिर 8 बजे क्लास है। यू आर डायमंड, अरे तुम भी हीरा हो यार, क्या बात कर रहे हो? यू आर खीरा विदाउट के, हीरा है ना? हनुमान जी, सी इज द राइट आंसर, पता ही होगा। ये बात लाडले 93, बहुत बढ़िया। ये बात मेरे को खुशी कब होती है, जब तुम पोल में सही आंसर कहते हो। जब तुम पोल में सही आंसर करते हो ना, तो मुझे होती भाई खुशी। भक्तिन का मूल नाम क्या था? गोपालिका, अंजना, लक्ष्मणी या भक्तिन? बताओ, 25 में आया है क्वेश्चन, देख लो बेटा। दिल तो बच्चा है जी, हो थोड़ा कच्चा है जी। अरे वो बच्चा कौन सा गाना सुनने को बोल रहा था? सुंदर गोरी हो, रुको रुको सुना देते हैं। अच्छा गाना है वैसे तो, मुझे आता नहीं है। सुंदर गोरी हो, ऐसा ही कुछ है ना वो। सुना देते हैं यार। सुंदर गोरी, कौन सा बच्चा है वो, किसने बोला था बताओ? ये वाला गाना है ना, मेरे को आता नहीं है वैसे गाना तो यार ये। क्या लगाना है क्या? रूप को बखान रे, रूप रू करूं बखान रे, सुंदर गोरी रे, शाम गोरी रे, आय हाय हाय, सुंदर गोरी रे, नादान गोरी रे, ओ रूप रो करूं रे बखान रे, थारे रूप रो करूं रे बखान रे, सुंदर गोरी रे, नादान गोरी रे। क्या बात है? आहा, भाई मेरे को तो नाचने का मन कर रहा है यार। ए, जे हो सुरमो सोवे, आहा, अखियां में सुरमो सोवे, सर पे लाड़ी लाल रे, साड़ी लाल रे।
नथ पे नखनी चोखी लागे, मुखड़ो रो सिंगार रे, आय हाय रो सिंगार रे। क्या बात है, सुंदर गोरी रे नादान गोरी रे, वाह 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 वाह, क्या बात है। 93%। ये एक फोक सॉन्ग है ना, लोकगीत है बेसिकली, ये लोकगीत है। तुम लोग सुन लेना भाई, बढ़िया मस्त गाना है यार, ये मजा आ गया मुझे तो। मुझे इसके लिरिक्स नहीं आते थे बस। लिरिक्स नहीं आते थे भाई मेरे को इसके। हाँ चलो भाई, इसको खत्म करते हैं, बहुत हो गया आज। इसके कुछ मैं पोल आपको दे रहा हूँ, इसके कुछ होमवर्क में आप लोग ये वाले होमवर्क कर लेना मेरे भाई, ठीक है। चलो, होमवर्क यही है मेरे भाई कि आप लोग बढ़िया तरीके से रीड इसको कर लेना। रीड तो मैंने करवा दिया है, इसकी रिवीजन अच्छे से कर लेना। रिवीजन बढ़िया तरीके से आप कर लेना भाई, कम से कम 2 बार इसका रिवीजन कर लेना, 2 टाइम्स। एंड प्रैक्टिस करना क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर जो मैं यहाँ पे देता हूँ वही आप लोगों को लिखने हैं, वही इंपॉर्टेंट है ना। अपकमिंग क्वेश्चन, करंट ईयर क्वेश्चन बनने वाले हैं, इनको ध्यान देना। सारी चीज मैंने आपको बता दी है कि डाउट एक बार मैं सनसनी निगाह से देख लेता हूँ। विधवा बेटी का क्या हुआ, विधवा बेटी का क्या हुआ, विधवा बेटी की शादी हो गई ना उसके साथ, जिठोत के तीतर लड़ा रहा था उनके साथ।